कांग्रेस ने एक बार फिर से गौतम अडानी के मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के लोग डर गए हैं कि कहीं जेपीसी का गठन होने से उनकी पोल ना खुल जाए। जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेषज्ञों की समिति बनाई है वह अदानी केंद्रित है। वह सिर्फ गौतम अडानी से सवाल पूछेगी, लेकिन हम अडानी से नहीं, पीएम मोदी और सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की समिति में नहीं। जयराम रमेश बोले, 1992 में जेपीसी का गठन हुआ था जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भी इसका गठन हुआ था। दोनों मामले शेयर बाजार घोटाले से जुड़े थे, लेकिन यह घोटाला केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी और सरकार की नीतियों और इरादों से भी जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि अडानी जी चुप्पी तोड़िए, हम कह रहे हैं मोदी जी चुप्पी तोड़िए। दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के बाहर तैनात सुरक्षा को कम कर दिया गया है। हालांकि यूएन कन्वेंशन के हिसाब से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बनी रहती है। ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस के घर के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को बुधवार हटा दिया गया। दरअसल सुरक्षा रिव्यू के बाद उच्चायोग के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड्स और पिकेट को हटाने का फैसला लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम खतरों के असेसमेंट और पारस्परिकता पर आधारित होते हैं। भारत सरकार का उठाया यह कदम जैसे को तैसा वाले जवाब के तौर पर दिख रहा है। बीते दिनों लंदन में भारतीय उच्चायोग कार्यालय के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस घटना की भारत ने निंदा करते हुए नाराजगी जताई थी। खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायोग कार्यालय के बाहर फहरा रहे तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। भारत ने इस मामले को लेकर दिल्ली में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा। अदानी ग्रुप मामले में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन करने की मांग कर रहा है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी 6 महीने बाद जेपीसी का गठन करेगी और इसकी रिपोर्ट 1 साल के बाद आएगी। बता दें कि विपक्ष ने मंगलवार को जेपीसी की मांग को लेकर संसद भवन की पहली मंजिल पर प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद मौजूद रहे थे। इसके अलावा डीएमके और बीआरएस के सांसदों ने भी वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ करीब 2000 पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने 100 लोगों को के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने को लेकर जब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश से भारत सरकार सीख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में बोला है कि किसी भी दोषी को फांसी या मृत्युदंड तभी मिलना चाहिए जब उसके सुधार की सारी उम्मीदें और गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई हो। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को इस बात की महत्ता पर जोर दिया कि एक दोषी के सुधार की गुंजाइश है या नहीं, यह निर्धारित करने वाली स्थितियां और परिस्थितियां होना जरूरी है। बता दें कि 21 मार्च के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सुंदर राजन नाम के एक शख्स की मौत की सजा को घटाकर 20 वर्ष कैद में तब्दील कर दिया था। सुंदर राजन को वर्ष 2009 में 7 साल के एक बच्चे का अपहरण और उसका कत्ल करने का दोषी पाया गया था और उसे सजाए मौत दी गई थी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि आजादी और विभाजन के बाद बचा भारत हिंदू राष्ट्र ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के बारे में विजयवर्गीय से सवाल किया गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार 21 मार्च को कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी मसले यानी धार्मिक आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद पाकिस्तान बना और बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि भोपाल में रहने वाले उनके एक मुस्लिम मित्र जो हैं वो रोज जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते हैं और शिव मंदिर भी जाते हैं। बीजेपी महासचिव ने कहा कि मैंने अपने मुस्लिम मित्र से पूछा कि हनुमान और शिव की भक्ति की उन्हें कैसे प्रेरणा मिली, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब उन्होंने उनके परिवार का इतिहास देखा तो उन्हें पता लगा कि उनके पूरख थे वो राजस्थान के राजपूत थे और उनके कुछ रिश्तेदार अब भी राजपूत ही हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। असम के दारंग में एक शख्स ने सिक्कों से भरी बोरी से एक स्कूटर खरीदा। शोरूम के मालिक मनीष पोद्दार ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि एक ग्राहक 5-6 साल से सिक्के जमा कर स्कूटर खरीदने आया है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा ग्राहक हमारे पास में आया है। उन्होंने 90,000 के करीब जमा किया है।
सिक्कों को गिनने में घंटों लगे क्योंकि ग्राहक ने बड़ी ही जतन से रुपया एकत्र करके अपना सपना पूरा करना चाहा, इसलिए शोरूम की ओर से उसे निराश नहीं किया गया। वह पिछले 5-6 साल से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बचा रहा था। गुवाहाटी के एक छोटे से दुकानदार मोहम्मद सैदुल हक ने अपने जमा सिक्कों से नई स्कूटी खरीदकर आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। आजकल बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार चल रहा है। वहीं जब बुधवार 22 मार्च को बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया तो तेजस्वी यादव भड़क गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग हमसे डरते हैं और इनमें सामना करने की हिम्मत नहीं है। मेहुल चोकसी पर पूछे गए एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गुजराती ठग हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री बोले कि विधानसभा में इनको धोए, ये आज फिर भाग गए। हालांकि उनके इस बयान के बाद ये जो सियासत है वो गरमाई हुई दिखाई दे रही है। नोएडा में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कानपुर के करौली सरकार आश्रम के महंत डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया और उनके समर्थक के खिलाफ में 19 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि आश्रम में बाबा के चमत्कार को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। कहा था कि मेरे ऊपर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। इसके बाद बाबा के जो समर्थक हैं उन्हें जमकर पीटा उन्होंने और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और बाद में कथित तौर पर उनके साथ में मारपीट भी की गई। दरअसल बीते मंगलवार की शाम को एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें बाबा कहते हुए दिख रहे हैं कि कौन आदमी हमें नहीं पता। इस बयान के चंद घंटे बाद ही एक और वीडियो उनके दरबार का सामने आया। जो वीडियो सामने आया है उसमें डॉक्टर माइक के पास खड़े होकर बाबा से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा ओम शिव बैलेंस कहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर के सवालों पर डांटते हुए उनको पागल बता देते हैं। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यूपी में बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इससे बड़ी बात यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी यूपी की 2 सीटें यानी अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार जो है अपने नहीं उतारती थी, लेकिन पार्टी इस बार यहां से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। रायबरेली और अमेठी वह सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी अभी भी सांसद हैं। सपा अगर यहां उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव कौन लड़ने वाला है। लेकिन अगर इसके बीच विपक्षी एकता में दरार आती है तो इसका सीधा फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। इसकी शुरुआत भी होती दिखाई दे रही है जब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया कि तेलंगाना में वह अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या आप भी ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं? अगर हां तो अब आपके लिए खुशखबरी है। अब यात्री गर्मी के मौसम में पहले से कम किराए में ट्रेन का सफर कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने एक अहम फैसला लेते हुए मंगलवार को इससे जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक ट्रेन के AC 3 इकोनॉमी कोच में सफर करना एक बार फिर से सस्ता हो गया है। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है। इसकी वजह से AC 3 इकोनॉमी कोच का किराया AC 3 कोच से कम हो जाएगा। आज से यदि आप ट्रेन के AC 3 इकोनॉमी कोच में यात्रा करते हैं तो आपको थर्ड AC के मुकाबले कम पैसा देना होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का फायदा पहले ही टिकट बुक करा चुके यात्रियों को भी मिलने वाला है। तो जी हां, ऑनलाइन और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से पैसा वापस किया जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।